Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. This is our Vision IS monthly current affairs series of the October month. हम backward चल रहे हैं, उस हिसाब से अक्टूबर सितंबर लास्ट 6 मंथ की मैं कवर करा रही हूँ. तो इसका हम ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मैं एक टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ. तो अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कराने वाली हूँ. एंड ऑफ कोर्स द टॉपिक इज राइज ऑफ एंटी माइग्रेशन पॉलिसीज जो रही है. और इसमें मैं मेक श्योर करूंगी कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी एडिटोरियल या न्यूज जो भी रही थी अक्टूबर मंथ में वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ सो दैट यू कैन गो थ्रू विद द टॉपिक कि वो न्यूज में क्यों रहा था. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. So the topic is multi-dimensional poverty. Now the question, why it is so much in news? क्यों इसके बारे में जिक्र हुआ है? इसलिए because recently what happened, एक global MPI, शॉर्ट में हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को MPI. तो MPI ग्लोबल MPI रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है रिसेंटली 2025 रिपोर्ट रिलीज. तो बेसिकली 2 MPI रिपोर्ट रिलीज होती है. एक होती है नेशनल जो हमारे देश की इंडिया रिलीज करती है और एक होता है ग्लोबली विच इज सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 2. एक UNDP ने रिलीज की, UNDP एंड OPHI दोनों मिलके करती हैं. UNDP इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OPHI इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव. ठीक है, तो ये दोनों मिलके बोथ ऑफ देम UNDP एंड OPHI दे रिलीज द ग्लोबल MPI रिपोर्ट 2025. नाउ व्हाट इज UNDP, है ना. तो जहाँ पे जो चीज़ आइए छोटी छोटी चीज़ों को हम देखेंगे. UNDP क्या है? UNDP इट इज़ अ लार्ज वर्ल्ड, दुनिया की सबसे टर्म यूनाइटेड नेशन की है, सबसे टर्म से ही समझ आ रहा है. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फाउंडेड इन 1965 में और इट वर्क्स इन 177 कंट्रीज़ में वर्क करती है. ठीक है, मेनली वर्क क्या है? ऑफकोर्स क्योंकि पॉवर्टी रिलीज की है तो रिड्यूस द पॉवर्टी को कम करना, गवर्नेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना एंड ऑल्सो टू सपोर्ट कोई भी क्राइसिस रिकवरी एनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, तो दोनों मिलकर एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव बोथ ऑफ देम दे हैव रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल MPI 2025 रिपोर्ट. अब अपना दिमाग आप खुद लगाइए कि अगर इस ये न्यूज़ में तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं. पहले तो हम यही बात करेंगे, रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का थीम क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हुई, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डिटेलिंग्स है, इंडिया के बारे में है, क्या नया है, दैट इज़ व्हाट यू विल से. और दूसरा मैंने बताया था 2 रिपोर्ट रिलीज होती हैं, एक होती है ग्लोबल और एक इंडिया अपनी रिलीज करती है MPI. ठीक है, कौन रिलीज करती है? नीति आयोग. रिमेंबर दिस थिंग. अगर बात आती है ग्लोबल MPI दैट इज UNDP एंड OPHI. व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल, वो भी हम पढ़ेंगे, अभी इसी में हम पढ़ेंगे. अगर मैं बात करती हूँ नेशनल MPI कौन रिलीज करती है, दैट इज आर नीति आयोग. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए कौन रिलीज करते हैं. पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई. नाउ द टॉपिक इज, अब हम बोलेंगे उसका थीम क्या थी. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस रिपोर्ट? थीम थी, टाइटल इसमें लिखा नहीं बट आई टेल यू, लेट मी टेल यू दिस. द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वाज ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स. अब टर्म से ही समझ आ रहा है कि ओवरलैपिंग हार्डशिप मतलब दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात हुई है. एक है पॉवर्टी और एक है क्लाइमेट. हाँ, तो 2 टर्म्स हैं, एक है पॉवर्टी और एक है क्लाइमेट हैजार्ड्स. तो देखो पहले तो ये चीज़ समझो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब गरीबी, करेक्ट. तो मल्टी डायमेंशन मतलब मल्टी बहुत सारे और डायमेंशन मतलब अब सिर्फ कोई एक डायमेंशन, कोई एक पैरामीटर नहीं है गरीबी को मेजर को करने का. पहले क्या बोलते थे, नॉर्मली इट हैज बीन सेड कि अगर इनकम नहीं है मतलब पैसा नहीं है, अर्निंग्स नहीं हो रही है, राइट. अगर इनकम डेफिशिएंसी दैट वाज द ओनली रीजन टू कंसिडर एज अ पॉवर्टी, बट दे सेड नो, इट इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर, इज नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल. सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि गरीबी हो या पॉवर्टी, इनकम डेफिशिएंसी हो, देयर आर मच बियॉन्ड. तभी तो मल्टी डायमेंशनल रीजन्स का ये हैं. तो क्या वी विल टॉक अबाउट कि कौन कौन सी मेथडोलॉजी है मल्टी डायमेंशनल में जो फॉलो की जाती है. सो नॉर्मली देयर आर 3 डिप्राइवेशंस वी कंसिडर. एक आपकी हेल्थ होता है, एक हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेशनल जो हमारे देश की MPI जो रिपोर्ट रिलीज करती है वो भी सेम इंडिकेटर्स फॉलो करती है, बल्कि इनफैक्ट वो 2 एडिशनल और इनकॉर्पोरेट उसमें कर देती है. वी विल टॉक अबाउट, अभी हम मेथडोलॉजी ऑफ MPI के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ रिपोर्ट किसने रिलीज़ की, नेशनल MPI रिपोर्ट किसने रिलीज़ की, उसकी थीम क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, पहला जो भी मैंने पढ़ाया. और नेशनल MPI कौन रिपोर्ट रिलीज़ करते, UNDP एंड वो OPHI थी, और नेशनल में नीति आयोग. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द इंडिकेटर्स, व्हाट आर द
मेथडोलॉजी, लिखा है ना व्हाट इज द मेथडोलॉजी ऑफ ग्लोबल एमपीआई, और मैं मेथडोलॉजी ऑफ नेशनल एमपीआई दोनों में साथ में करूँगी। पहले मैं ग्लोबल एमपीआई पढ़ाती हूँ, क्योंकि जो हमारी नेशनल एमपीआई है इट इज़ एक्चुअली बीइंग बेस्ड ऑन दी ग्लोबल एमपीआई की जो मेथडोलॉजी है उसी पर सेम टू सेम वही फॉलो करती है, इनफैक्ट 2 एडिशन कर देती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द मेथडोलॉजी ऑफ अ ग्लोबल एमपीआई। पहले हम बात करते हैं वो क्या फॉलो करती है। लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स, ठीक है। अभी आप देखो नाउ, अभी हम 3 सबसे पहले डिप्राइवेशंस कौन कौन से रखे हैं। फर्स्ट डिप्राइवेशन ऑफ पॉवर्टी, इफ यू सी हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगाना है, ठीक है, सिर्फ चीज़ों को सुनना नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ ना कि किस चीज़ में आप गरीब अगर होगे, अगर गरीबी है, कुछ चीज़ नहीं है, तो मतलब क्या क्या चीज़, सबसे पहले तो आपको हेल्थ देखा जाएगा। हेल्थ में भी क्या कौन से पैरामीटर्स, कौन से इंडिकेटर्स होंगे हेल्थ में। फर्स्ट न्यूट्रिशन, खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, अब वील टॉक अबाउट। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या रखा, अब यहाँ पे आपको ये कंडीशन याद रखनी कि उन्होंने अब इसमें क्या डिप्राइवेशंस, क्या कंडीशन रखी, क्या चीज़ रखी है। सबसे पहले तो एक हाउस होल्ड, वी हैव टू बी दिस थिंग्स कि एक किस हाउस होल्ड में, एक घर में कितने मेंबर्स हैं, ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथोडोलॉजी में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ पॉवर्टी या कुछ भी एमपीआई इंडिकेटर देखने के लिए सबसे पहले वी हैव टू कंस्ट्रक्ट कि हाउस होल्ड्स एंड अ मेंबर्स इन इट, उस कितने हाउस होल्ड्स हैं और उसमें मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, हर हाउस होल्ड मेंबर्स कितने उस हिसाब से देखा जाता है। तो नाउ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो बस कीवर्ड याद रखना है, जितना मैं बोल रही हूँ ना पूरा स्टेटमेंट लिखने का टाइम भी नहीं होता और इतना याद भी नहीं रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे हेल्थ के दो इंडिकेटर्स हैं, एक है न्यूट्रिशन और एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी, करेक्ट। और उसके बाद मैं इन बीच बीच में मैं थोड़ा एडिशनल नॉलेज देती रहूँगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, फोर्थ कीवर्ड याद रखना है, अडल्ट के लिए बोल रहा है, अडल्ट दे आर सेड अडल्ट अंडर 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, इतना याद रखना। अडल्ट जो 70 और दूसरा बच्चा किसी भी कंडीशन में इफ दे आर अंडर नरिश्ड, ठीक है, टू हुम देयर इज अ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन एंड दे आर अंडर नरिश्ड, उस कंडीशन में, ठीक है, उनको डिप्राइवेशन ऑफ पॉवर्टी में कंसिडर किया जाएगा। हाँ, वन मोर थिंग बिफोर मैं लास्ट में बताऊंगी, एक्चुअली इसकी वेटेज जो दी जाती है, तो तीन डिप्राइवेशन कंडीशंस है, एक है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तीनों को इक्वल वेटेज इन द इंडिकेटर्स दिया जाता है। आप सिंस देखो, अगर आप देखिए हेल्थ में 2 न्यूट्रिशन है, उसमें भी देखो इक्वल वेटेज दिया गया है, 1/6 एजुकेशन में भी 2 इंडिकेटर्स है, इक्वल वेटेज मिला है, 1/6 ध्यान से देखिए। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर्स है, तो उस हिसाब से 6 में 6 6 12 6 3 18, देखो 1/18 1/18 1/18 है ना, सबको इक्वल वेटेज मिला हुआ है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि सारे इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज मिल रहा है अपने अपने डिप्राइवेशंस में, ठीक है, करेक्ट। नाउ वी तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में 2 ही इसे कीवर्ड याद रखना है, दैट इज यहाँ पे अडल्ट विच इज अंडर एज ऑफ 70 ईयर्स एंड ऑल्सो चाइल्ड जिसको अंडर नरिश है, सिंपल, टू हुम देयर इज अ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको हम इंडिकेटर्स में डिप्राइवेशन कंडीशन में डालेंगे, पहला हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसी हेल्थ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है चाइल्ड मोर्टेलिटी। क्या है, 3 तरीके की होते हैं, दिस थिंग, एक है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज जिसमें हम U5MR बोलते हैं, जैसे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट विद द वन हु डाइज अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज में, है ना, बाय बर्थ से लेके और जब तक उसकी 5 साल की उम्र हो जाती है, उस बीच में अगर बच्चा मोर्टेलिटी क्या है, विच मीन्स डेथ, चाइल्ड मतलब बच्चों की, राइट, सो डेथ ऑफ चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट ही सेइंग। सो 5 साल तक की उम्र में अंडर 5 बोलते हैं। दूसरा होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये 1 साल के अंदर अगर डेथ हो जाती है उस कंडीशन में होता है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, टर्म से भी समझ आ रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तीसरा होता है नियोनाटल मोर्टेलिटी रेट विच मीन्स विदिन 28 डेज ऑफ व्हेन ही बॉर्न, ठीक है, 1000 बर्ड लाइव बर्ड्स, ठीक है, ये हम कंसिडर। तो फर्स्ट हमने अभी क्या पढ़ा, हेल्थ का एक न्यूट्रिशन होता है, एक चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, राइट। न्यूट्रिशन का तो साफ साफ लिखा है, अडल्ट विच इज अंडर 70 ईयर्स ऑफ एज, एनी चाइल्ड टू हुम देयर इज अ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, वो अगर वो अंडर नरिश हुआ उस कंडीशन में, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी 3 तरीके की होती है, न्यूनाटल, इन्फेंट एंड अंडर 5 ईयर्स। तो अब इसकी कंडीशन, इन्होंने क्या कंडीशन रखी है, पहला इन्होंने बोला सी दे सेड एनी चाइल्ड, सी द स्टेटमेंट लिखा है, एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स हु हैज डाइड इन द फैमिली इन द 5 years पीरियड प्रिसीडिंग दी सर्वे, मतलब जिस दिन सर्वे हुआ है उसके 1 साल के पिछले 5 साल तक के पीरियड, पिछले साल प्रिसीडिंग, दैट्स व्हाट आई हैव सेड। जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में 2020 अब 2026 है, जस्ट 2025 में हुआ है, तो प्रिसीडिंग ये 1 साल, पिछले 1 साल में, ऐसा पिछले 5 सालों में अगर 18 साल से कम तक किसी भी फैमिली मेम्बर्स में 18 साल से कम तक के बच्चे की डेथ हुई है पिछले 5 सालों में उस कंडीशन में, ठीक है, तो वो उसे हम कंसिडर करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो दैट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन डिप्राइवेशन डाला हुआ है। आप अपना दिमाग लगाइए खुद ही, एजुकेशन में हम आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो खुद से कि क्या कंडीशन, क्या पूरा आपको स्टेटमेंट रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है कि क्या बोला है, क्या लिखा है, वाई इट हैज़ बीन पुट, क्यों लिखा गया है। तो अगर एजुकेशन हमने डाला होगा तो क्या होगा, एजुकेशन में डालेंगे जो लोग स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं, करेक्ट, तो कितना पहले स्कूल अटेंडेंस होगा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अगर स्कूल अटेंड किया है तो कितने साल तक पढ़ाई करी। देखो गांव में होता है ना, कितने लोग सिर्फ 8 तक पढ़ते हैं, 6 तक पढ़ते हैं, है ना, सिर्फ ऐसा इस तरीके से, तो वो एक कंडीशन रखी। सो लेट्स कम टू द टॉपिक कि इनकी कंडीशन क्या है, क्या इन्होंने कंडीशन डाली कि अगर किस चीज़ में कमी होती है। ये तो समझ आ गया, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। सो बेसिकली एजुकेशन में दो चीज़ें, दो इंडिकेटर्स रखें। एक है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक स्कूल, अगर स्कूल गए हो तो कितने साल तक स्कूलिंग करी है। पहली याद रखना, मैंने बोला ना कीवर्ड याद रखने, बस इतना याद रखना, एटलीस्ट 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। कितने, क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, 6 ईयर्स, 6 साल तक तो करी हो, कम से कम 6 साल तक तो करी हो। देखो जैसे मैंने हेल्थ में बताया, हेल्थ में न्यूट्रिशन में अडल्ट 70 ईयर्स याद रखना, की इंडिकेटर्स है, और चाइल्ड जो अंडर नरिश है, और चाइल्ड मोर्टालिटी में क्या रखना, 18 ईयर्स और लास्ट 5 ईयर्स पिछले, बस इतना याद। इस पूरा स्टेटमेंट नहीं याद रखना, कैसे, क्योंकि इतना सब कुछ याद रखना कैसे याद रखोगे, तो कीवर्ड्स याद रखो। दूसरा क्या, यहाँ पे एजुकेशन में बात करें, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग याद रखना, सिर्फ एटलीस्ट 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और 2-3 एक कीवर्ड और है, 2 बता रही हूँ। एक है यहाँ पे, इस टर्म को याद रख लीजिए, स्कूल एंट्रेंस एज, कि जो स्कूल एंट्रेंस एज टर्म से भी समझ में आ रहा है ना, जो स्कूल में एडमिशन लेने की एंट्रेंस उस समय जो एज होती है, उस समय की बात की गई है। तो किसी भी फैमिली मेम्बर्स ने बोला, एनी चाइल्ड, व्हाट दे हैव सेड, क्या बोला, नो, अगर किसी भी हाउस होल्ड मेंबर, कोई भी हाउस होल्ड मेंबर विच जो स्कूल एंट्रेंस एज होनी चाहिए थी प्लस 6 ईयर और ओल्डर्स हैज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कम से कम 6 साल की स्कूलिंग तो करी हो। अगर नहीं करी है उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो डिप्राइवेशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, स्कूल एंट्रेंस एज याद रखना। दूसरा है स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, स्कूल अटेंडेंस में कि स्कूल ने अटेंड किया, यहाँ पे बोला है कोई भी स्कूल गोइंग चाइल्ड, कोई भी स्कूल सीधे स्टेटमेंट अगर आप इसे पढ़ें तो लिखा है एनी स्कूल एज चाइल्ड, जो स्कूल जाता बच्चा, उसकी उम्र है स्कूल जाने की, ठीक है, अगर ही इज़ नॉट अटेंडिंग द स्कूल एट द एज एट विच ही शुड हैव कंप्लीटेड द 8th क्लास। अगर कोई भी स्कूल जाता बच्चा, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है उस एज तक जहाँ पर उसको 8th क्लास कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, है ना, तभी तो 8th क्लास मैंडेटरी बोलता है ना कि गवर्नमेंट इतना तक तो होता ही है, तो 8th क्लास कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, उसने नहीं करी है, स्कूल अटेंडेंस बनाए साइड, उस उम्र तक उसे कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 13 साल में, 14 साल में नहीं की उसने, 20 साल हो गए, तो दैट इज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द टॉपिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, उसके ऑलरेडी 6 इंडिकेटर्स है, बहुत ही सिंपल, आप खुद यूज योर ओन कॉमन सेंस। आप एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने के लिए आपको क्या बेसिक चीज़ ज़रूरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सारे इसमें डाले हुए हैं। पहला क्या डाला हुआ है, दैट इज कुकिंग फ्यूल, खाना कैसे खाओगे, ठीक है ना, कुकिंग फ्यूल सबसे बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, चूल्हे पे बन रहा है कि गैस पे बन रहा है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। दूसरा है सैनिटेशन, है ना, साफ सफाई, सैनिटेशन। तीसरा क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी मिले, ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ इज हाउसिंग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिले, हाउसिंग, घर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एसेट्स हो, बेसिक एसेट्स यूज करने वाले आइटम्स तो हो, तो कॉमन सेंस है, कुछ अलग से ही याद करना नहीं है इन टर्म्स को। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे आर सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव कुकिंग फ्यूल। आई होप यू क्लियर विद द एजुकेशन पार्ट हियर। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूल में क्या था, एटलीस्ट 6 ईयर, तो ये टर्म्स क्या था, स्कूल एंट्रेंस एज प्लस 6 ईयर्स ओल्ड और अबव, एटलीस्ट कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग तो कंप्लीट की हो उसने। उसमें स्कूल अटेंडेंस में क्या, उस उम्र तक, तो कीवर्ड आपको याद रखना है, क्या है, स्कूल एज चाइल्ड एट विच ही शुड हैव कंप्लीटेड 8th क्लास, है ना, तो ये कीवर्ड याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। पहला क्या है स्टैंडर्ड ऑफ कुकिंग फ्यूल, कॉमन सेंस है, कुकिंग फ्यूल में चूल्हे पे खाना ना बनता हो। बेसिकली द हाउस होल्ड्स, इफ द हाउस होल्ड्स कुक्स विद द डंग, वुड के साथ, चारकोल और कोल के साथ, लकड़ी में खाना है, कोल में, यू नो डंग, काउ डंग के साथ खाना बन रहा है, तो उस लोगों में, क्योंकि लोगों को हेल्थ इश्यूज होंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंसिडर किया गया। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इंडिकेटर्स डिप्राइवेशन कंडीशन में आएगा। दूसरा है सैनिटेशन, लेटर ऑन अभी मैं बताऊंगी ना मेथडोलॉजी ऑफ ग्लोबल एमपीआई, सो आई विल टेल यू कि कहाँ पे किस कंडीशन में, कि अगर, हालांकि 1/3, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में कंडीशन, 3 होनी चाहिए, 1/3 एमपीआई में कंसिडर होनी चाहिए, तब आप डिप्राइवेशन आओगे, ऐसे अदरवाइज तो हर कोई उसी में आ जाएगा। दूसरा है सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ है, या तो यू शुड दे शुड हैव हाउस होल्ड, एनी इंडिविजुअल शुड हैव एक्सेस टू द इम्प्रूव्ड हाउस होल्ड, इम्प्रूव सैनिटेशन, ठीक है, फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए एज पर द SDG गाइडलाइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से, जो सैनिटेशन है वो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से। और अगर
एक्सेस है इम्प्रूव सैनिटेशन का, लेकिन शेयरिंग में है, ठीक है। इफ इट इज शेयर विद द अदर हाउस होल्ड के साथ तो वो डिप्राइवेशन कंडीशन में आएगा। पहली चीज़ बहुत कॉमन सेंस, या तो है ही नहीं एसडीजी गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर है तो शेयरिंग में है, कितना आसान है याद करना। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की भी सेम चीज़, या तो नहीं है, ठीक है, दे डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर एज पर दी एसडीजी गाइडलाइन के हिसाब से, और अगर है यहाँ पे इम्प्रूव ड्रिंक, दे हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, सो इट इज़ एटलीस्ट, और अगर है तो इट इज़ 30 मिनट्स अवे वॉक फ्रॉम होम, डाउन ट्रिप, दोनों मिला के आना जाना, ठीक है, 30 मिनट की दूरी पर है, ठीक है। साफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी या तो अवेलेबल ही नहीं है एज पर दी एसडीजी गाइडलाइंस, और अगर है तो 30 मिनट की दूरी पर है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली दिस द हाउस होल्ड डज नॉट हैव हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, उस कंडीशन में। देन दे हैव हाउसिंग में 3 चीज़ें यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 हाउसिंग मटीरियल्स, 3 में से एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 हाउसिंग मटीरियल्स, क्या चीज़, या तो रूफ, ठीक है, या फ्लोर या वॉल, और एंड और याद रख, दोनों में एंड और भी है या भी, दोनों में से कोई भी चीज़ और हो या हो, या तो वॉल हो और वॉल हो, या रूफ हो या और रूफ हो, या वॉल हो, तीनों कंडीशंस में, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 हाउसिंग मटीरियल्स, रूफ, वॉल्स एंड फ्लोर आर इनएडुकेट हो। इनएडुकेट मतलब ऑब्वियसली नेचुरल या रूडिमेंट्री मटीरियल से बन रहे हों, ठीक है, जो गोबर से लीपते हैं ना इस तरीके से, या प्रॉपर नहीं, रूफ नहीं है, प्रॉपर वॉल से नहीं बना है आर, तो उस कंडीशन में वो डिप्राइवेशन किए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एसेट्स, ठीक है, हाउसिंग भी क्लियर हुआ। अब आता है एसेट्स। एसेट में क्या बोला, इफ द हाउस होल्ड डज नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफ दीज 3 एसेट्स, ठीक है, वन ऑफ 1 से 3 से, इन वन ऑफ दीज 3 एसेट्स, 3 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा नहीं है अगर किसी के पास, इनमें से अगर एक ही है तो उसे डिप्राइवेशन करेंगे। जैसे क्या क्या एसेट्स में क्या क्या डाला हुआ है, रेडियो हो, टेलीविजन हो, टेलीफोन हो, कंप्यूटर, एनिमल, कार, बाइसिकल, मोटर बाइक और रेफ्रिजरेटर, एंड डज नॉट हैव अ कार और ट्रक, सो दीज आर टोटल 10 इंडिकेटर्स ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इक्वल वेटेज सबका है। डायमेंशंस क्या है, 3 डायमेंशन है जिसमें 10 इंडिकेटर्स हैं, और जो नेशनल एमपीआई यूज़ किया जाता है उसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। 3 ही डिप्राइवेशन जो डायमेंशंस हैं वो 3 ही हैं, लेकिन 2 और एडिशन ऐड किए, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और हमने हमारी इंडिया की कंसिडर सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए, सर्कमस्टांसेस को, उनको देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए हमने मैटरनल हेल्थ भी डाला हुआ है, ठीक है। सो वी ऑल्सो ऐड न्यूट्रिशन में, वी ऑल्सो ऐड मैटरनल हेल्थ, और हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी ऑल्सो ऐड दी बैंक अकाउंट। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सर इसकी मेथोलॉजी क्या है, ग्लोबल एमपीआई की। जो मेथोलॉजी ग्लोबल एमपीआई यूज़ करती है, सेम मेथोलॉजी नेशनल एमपीआई यूज़ करती है ना। तो क्या है मेथोलॉजी ऑफ ग्लोबल एमपीआई है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्राइवेशन इंडिकेटर्स, एज आई सेड कि सबसे पहले क्या है, कंप्यूटिंग ऑफ अ ग्लोबल एमपीआई बिगिंस बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डिप्राइवेशन प्रोफाइल फॉर विच ईच हाउस होल्ड एंड द पर्सन्स इन इट, है ना। सबसे पहले क्या है, ग्लोबल एमपीआई कंसिडर करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हाउस होल्ड्स, उनकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, और कितने मेंबर्स है, नंबर ऑफ 5 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, तो देखिए किसी कोई एक भी मेंबर अगर कर रहा है तो वो हम कंसिडर करेंगे ना, अगर कोई भी नहीं कर रहा है उसमें हम डिप्राइवेशन डालेंगे। सबसे पहली चीज़ तो क्या कि हाउस होल्ड एंड ऑफकोर्स कितने मेंबर्स उसमें हैं। ऑफकोर्स इट इज़ कवरिंग अ 10 इंडिकेटर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेल्थ की, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी हैव डन दिस थिंग्स, एंड सारे इंडिकेटर्स को इक्वली वेटेज मिलता है विद इन ईच डायमेंशंस में। डायमेंशंस 1/3 किया, हर एक इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज मिला अपने डायमेंशन में, करेक्ट। हेल्थ में 2 थे तो उसको 1/3 सबका था, तो 1/6 डिवाइड हुआ, क्योंकि 2 इंडिकेटर्स है हेल्थ और एजुकेशन में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्योंकि 6 है तो उस हिसाब से डिवाइड 1/3 एंड 1/6 हमने किया, तो इतना हुआ 6 3 18, 1/18 इक्वल वेटेज मिला सबको, करेक्ट। उसके बाद क्या बोला, पर्सन्स डिप्राइवेशन स्कोर, यहाँ पे इज अ सम ऑफ द वेटेड डिप्राइव, और किस कंडीशन में डिप्राइवेशन इंडिविजुअल को हम कंसिडर करेंगे कि वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, किस कंडीशन में। ग्लोबल एमपीआई आइडेंटिफाइज द पुअर एज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ द डिप्राइवेशन स्कोर इज 1/3 और अबव, ठीक। आई टोल्ड यू ना कि अब ऐसा नहीं कि सारे में एक, किसी एक में है तो हम उसे ग्लोबल एमपीआई में की कंडीशन में, एमपीआई की सिचुएशन में डाल देंगे, इंडिकेटर्स में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका 1/3 डिप्राइवेशन स्कोर अगर उसका 1/3 होता है, स्कोर हम कैसे ऐड करते हैं, दैट इज सम ऑफ वेटेड डिप्राइवेशन, ठीक है। यहाँ उसके अगर 1/3 या उससे 1/3 या 133.3% भी बोल सकते हैं, उससे अबव जाता है तो उस कंडीशन में ही विल आइडेंटिफाइड एज अ मल्टी डायमेंशनली पुअर, हम उसे बोलेंगे,
ठीक है। अब क्या रहता है, नेक्स्ट इज MPI वैल्यू। हम कैसे MPI वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वाई इट इज़ बीइंग इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बोल रही हूँ। रिमेंबर दिस थिंग, यही सेम चीज़ हाउस होल्ड कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितने 10 इंडिकेटर्स हैं, इक्वल वेटेज सब में दिया जाता है, डिप्राइवेशन के लिए 1/3 कंडीशन है, सेम टू सेम नेशनल MPI जो हमारी नीति आयोग निकालती है सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करती है। इसलिए एक ही बारे में वैसे बता रही हूँ क्योंकि वो वापस से आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग, सेम कंडीशन है ना, डू अ स्मार्ट स्टडी इन दिस। दूसरा क्या है, MPI वैल्यू। MPI वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, MPI वैल्यू इसका सिंपल मेथड है, MPI इज इक्वल टू H प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ H into A। नाउ व्हाट इज H into A? H इज क्या है यहाँ पे, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मतलब क्या होता है, विच मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु लिव इन द मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी। व्हाट इज H मीन, H मीन्स हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या है, विच मीन्स प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु लिव इन अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एंड ए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, विच मीन्स द एवरेज डिप्राइवेशन स्कोर अमंग मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। लेट मी टेल यू व्हाट डज इट मीन, मैंने तो स्टेटमेंट पढ़ दिया, बताती हूँ। एक्चुअली H मतलब होता है कितने लोग, ये पॉवर्टी लाइन होती है ना, पॉवर्टी लाइन, तो उसके कितने लोग ऐसे हैं, प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु लिव इन अ मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा में है। और यहाँ पे ए मतलब क्या है, ए मतलब किस हद तक, ठीक है, द एक्सटेंट, किस हद तक, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए द एक्सटेंट टू विच दे आर डिप्राइव्ड, किस इंटेंसिटी, मतलब पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कितने लोग गरीब, प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो गरीबी रेखा के नीचे है मल्टी डायमेंशनली, ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी गरीब है, मल्टी डायमेंशनली गरीब है। और दूसरा हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें किस हद तक गरीब है, ठीक है, किस हद तक वो गरीब है, वहाँ पे इंटेंसिटी, द एक्सटेंट, उनका प्रोडक्ट हम करें। सो यू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए H into A किया है। H इज द हेड काउंट रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु इज मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल, एंड A इज एक्चुअली यहाँ पे है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी या एवरेज भी जिसे हम बोलते हैं, किस हद तक लोग गरीब हैं, द इंटेंसिटी वी टॉक अबाउट, ठीक है, हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। एवरेज डिप्राइवेशन स्कोर अमंग मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल, किस हद, द एक्सटेंट टू विच पीपल्स आर डिप्राइव्ड, किस हद तक लोग गरीब हैं, उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लाई, जिससे हम एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो भी, क्या मैं इसे एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो कह सकती हूँ। सो इसीलिए ग्लोबल MPI जो MPI निकाला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो, मतलब हेड काउंट टू प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो ऑलरेडी मल्टी डायमेंशनली गरीब थे, उसके साथ मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किस हद तक वो गरीब है। ये भी तो है ना कि गरीब है, कितना गरीब है भाई, दैट इज इंटेंसिटी, वो उसकी कितना इंटेंसिटी, किस हद तक मतलब कितना एवरेज। तो इसीलिए हम इसे MPI को एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। सेम टू सेम नेशनल MPI जो हमारा नीति आयोग निकालती है वो सेम फॉलो करती है। तो अगर मैं इसे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ती हूँ तो बोला है पुट सिंपली, तो क्या बोला है, MPI को क्या मैं H into A कर सकती हूँ, प्रोडक्ट बोला है। सो MPI इज ऑल्सो नोन एज अ एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो, ठीक है। एंड यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है दोनों, शेयर ऑफ पीपल हु लिव इन अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसे मैं इंसिडेंस और हेड काउंट भी बोलती हूँ। एंड एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो ये जो है ना, मैं इसको स्पेसिफिकली एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, आप उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो ना डायग्राम से एक्चुअली एक्सप्लेन है, तो मैं उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, उसमें छोटी मैं बोर्ड पर वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। एंड द एक्सटेंट टू विच, क्योंकि पता है पॉवर्टी जब आप पढ़ोगे, पॉवर्टी लाइन वो एक सेपरेट टॉपिक है जहाँ पे आप मेथड्स हैं जो भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो एक डिटेल चैप्टर में आपको उसके लिए बोर्ड पे मैं वो पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसमें डायग्राम में इसके थ्रू एक्सप्लेन करना है ठीक है। नेक्स्ट है, एंड दूसरा क्या होता है, एंड द एक्सटेंस टू विच दे आर डिप्राइव इंटेंसिटी, और इसमें किस रेंज में, अगर वहाँ पे MPI की वैल्यू नॉर्मली 0 to 1 तक वैरी करती है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि MPI की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में रहती है, और हायर वैल्यू इम्प्लाइज हायर पॉवर्टी, अगर ज़्यादा हायर वैल्यू होगी तो उतनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेशनल MPI। अब हम सबसे पहले उसके इंडिकेटर्स देखते हैं, जो हमारी नेशनल MPI है उसमें कितने इंडिकेटर्स हैं। सी इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल MPI, यहाँ पे आप देखिए इंडिकेटर्स एंड देयर वेटेज, नॉर्मली 1/3 वेटेज दिया हुआ है, करेक्ट। बट अगर आप देखिए हेल्थ में न्यूट्रिशन भी है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी भी है, और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, मैटरनल हेल्थ कंसिडरिंग द इंडियाज कंडीशंस। हम वो पॉइंट डालेंगे ना जो हम अपनी इंडिया को, उन्होंने तो ग्लोबल MPI इन जनरल क्या क्या इंडिकेटर्स होने चाहिए वो देखते हुए हम अपनी इंडिया की कंडीशन को देखते हुए ऐड करेंगे ना। तो हमने तीसरा हेल्थ में क्या ऐड किया, हमारे यहाँ मैटरनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और कॉमन सेंस भी। चाइल्ड मोर्टेलिटी में डोंट यू थिंक जो मैंने आपको नियोनेटल और इन्फेंट बताया उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैटरनल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है ना। और उसके एजुकेशन का 2 ही रखा है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस सेम चीज़ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमने बैंक अकाउंट भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज को अगर आप देखो 1/3 इक्वल वेटेज, सबसे पहले तो तीनों डिप्राइवेशंस को दिया है। अब इंडिकेटर्स में आ जाओ यार, रिमेंबर उसमें 2 इंडिकेटर्स थे, इसलिए 1/6 1/6 था,
सी बाकी सारे डिप्राइवेशन को वन थर्ड दिया हुआ है। वहीं पे अगर आप इंडिकेटर्स में जाओ, क्योंकि अब इसमें एक ऐड कर दिया है, दैट इज इन मेटर्नल हेल्थ, उसकी वजह से अगर आप देखो वन थर्ड को अब डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक और ऐड किया है, हाफ हो गया ना उसका, तो 1/12 उसको दिया है एंड 1/6 न्यूट्रिशन को दिया है, डिवाइड हो गया। इक्वल वेटेज सेम इसमें भी दिया है, और इसमें वन थर्ड तो 1/6 तो सेम रहेगा। अब क्योंकि इसमें अब 6 की जगह 7 इंडिकेटर्स हो चुके हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, 7 3 21, तो अब कितना वेटेज हो गया, 1/21 1/21। ठीक है, सो इक्वल वेटेज हो गया सबको। नाउ लेट्स मूव टू दी मेथडोलॉजी, जो भी मेथडोलॉजी ऑफ अ नेशनल एमपीआई। देखो लिखा ना, नीति आयोग निकालती है, नेशनल एमपीआई कौन निकालती है, नीति आयोग। आप सबके लिए होमवर्क है कि अभी करंट जो हमारा नीति आयोग ने एमपीआई रिपोर्ट रिलीज की, हमारा वो कितना इंडेक्स है, व्हाट इज आर नेशनल एमपीआई इंडेक्स। ग्लोबल एमपीआई तो मैं अभी बताऊंगी, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, तो सेम मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है, सेम इट यूजेज अ इंटरनेशनली अक्लेम एल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी विच इज़ ऑल्सो यूज इन ग्लोबल एमपीआई। क्या है, व्हाट इज एल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी? सिंपल है कि जहाँ पे हम वी गो बियॉन्ड द इनकम टू असिस्ट द डिप्राइवेशन इन एरियाज लाइक हेल्थ एजुकेशन, जहाँ पे हम इनकम के बियॉन्ड जाते हैं। सेम ग्लोबल एमपीआई में भी फॉलो किया जाता है, तो सिर्फ इनकम को कंसिडर नहीं करते हैं डिप्राइवेशन, पॉवर्टी डिप्राइवेशन के लिए, उससे ज़्यादा हेल्थ में जाएंगे, हेल्थ की, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कंसिडर करते हैं। ये सिंपल, बहुत सिंपल है। नाउ रिटेनिंग ऑल द 10 इंडिकेटर्स, बाकी सारे के सारे 10 इंडिकेटर जो ग्लोबल एमपीआई के वो हम भी फॉलो करते हैं, बट वी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट 2 एडिशनल इंडिकेटर्स, बट हम 2 और डालते हैं, दैट इज मेटर्नल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। नेशनल एमपीआई वैल्यू क्या है, जैसे ग्लोबल एमपीआई की वैल्यू, इन द सेम वे एमपीआई वैल्यू इज ऑल्सो अराइव बाय मल्टीप्लाइंग द हेड काउंट रेशियो एंड इंटेंसिटी। वही सेम, कितना गरीब, कितने प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु इज बिलो मल्टी डायमेंशनली पुअर, और कितनी इंटेंसिटी, द एक्सटेंट टू विच दे आर डिप्राइव्ड, वो हम देखते हैं, उसका प्रोडक्ट। और इंडिकेटर्स वही सेम, इंडिकेटर्स में सेव क्या करते हैं, इक्वल वेटेज दिया जाता है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग को। और नाउ अब 10 की जगह कितने इंडिकेटर्स हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं। 2 कौन से ऐड किए वो आपको पता होने चाहिए, बैंक अकाउंट एंड मेटर्नल हेल्थ। बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स मूव टू द की हाईलाइट्स ऑफ द ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट। आप बात करते हैं कि जो एमपीआई, ग्लोबल एमपीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या लिखा है, लिखा क्या है। सबसे पहले क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नाउ सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि कितने गरीब हैं। ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट में क्या निकाले, ग्लोबली बात करिए, मतलब दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें कितने गरीब हैं, उसकी बात करेंगे। फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे, कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स। पहली चीज़, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी है दुनिया भर में। दूसरी चीज़, पॉवर्टी और क्लाइमेट हैज़ार्ड का क्या रिलेशन है, ये याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी इस बार ये इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैज़ार्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरी चीज़, भारत में पॉवर्टी इन इंडिया कितनी रिपोर्ट बताई है, सिर्फ इतना ही फैक्ट याद रखना है। नाउ अगर इफ यू सी मल्टी डायमेंशनली, तो टोटल इसने कहा 1.1 बिलियन दे आर सिंपल फैक्ट। वो कितने गरीब बताए, मल्टी डायमेंशनली कितने गरीब बोले, उसने कहा टोटल 109 कंट्रीज में जो 6.3 बिलियन पीपल हैं, 101 नॉर्मली 177 में काम करते हैं, उसने 109 कंट्रीज़ का जो डेटा लोगों की सर्वे किया तो देखा कि उसमें टोटल 6.3 बिलियन लोगों में 1.1 बिलियन पीपल आर मल्टी एक्यूट मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। एक्यूट मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, दैट इज़ व्हाट वी से, सीवियर फॉर्म ऑफ पॉवर्टी में आते हैं। उसने कहा विच इज़ 18.3% ऑफ 6.3 बिलियन, तो टोटल 1.1 बिलियन पीपल इन 109 कंट्री पीपल आर एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दे आर लिविंग इन दैट। ऐसा अंक आ गया, तो फैक्ट मेरा क्या हुआ, 1.1 बिलियन पीपल। रिमेंबर इससे ये इंपॉर्टेंट है, किसने कहा 109 कंट्रीज़ में बोला है। तो इसी में उसने बोला, इसी 1.1 बिलियन पीपल में दे एक्ट स्पेसिफिकली गरीबी, इसने कहा लगभग आधे लोग, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल दे लिविंग इन 6 मिडिल इनकम कंट्रीज। उसने कहा आधे 1.1 बिलियन पीपल में आधे से ज़्यादा लोग तो 6 मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं। कौन सी वो 6 मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड तंजानिया। तो अभी आपको लगा होगा इंडिया कैसे आई है ना। अभी कुछ नहीं, आप थोड़ा एनालिसिस करो चीज़ों को। पहला उसने बोला बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है, नाइजीरिया, ऑफ कोर्स अफ्रीकन कंट्रीज तो हम सबको पता है। आप देखो ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी तो चाइना में, इंडिया में है, तो सोचो ना, वो सारे पैरामीटर्स भी तो कंसिडर करो कि सबसे ज़्यादा लोग रहते भी तो वहीं, तभी तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कंसिडर की जाएगी। अगर सोच लो फॉर एग्जांपल यहाँ 50,000 है, 50,000 और एक जगह पे सिर्फ 5,000 है, तो किसकी ज़्यादा, अगर 50,000 में मान लीजिए 10,000 लोग सिर्फ गरीब हैं, तो वैसे भी उन 5,000 लोगों से तो ज़्यादा ही हुए, जो पॉपुलेशन कहीं जो 500 लोग हैं 5,000 रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा ही हुआ ना। तो वो पैरामीटर्स भी तो कंसिडर करो।
सो डो नॉट गो विद द क्लियर फैक्ट सारे तरीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी तो चाइना और इंडिया में है. आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी ऑफ द थिंग्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऑल्सो एनालाइज दीज थिंग्स ना, कि अपने से दिमाग भी लगाया करो कि सब कह रहे हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, बट ये तो पोवर्टी में आ रहा है. नहीं, बट ऑल्सो कंसिडर दीज फैक्ट्स ना. ये फैक्ट समझ आया. मैंने बोला एक जगह ऑलरेडी 50,000 है, एक जगह 5,000 है. वैसे भी तो वो किसी कीमत पर आप उसके बराबर नहीं आ पाओगे. लेकिन अगर 50,000 है, 50,000 में से 10,000 लोग मान लो गरीब हैं, तो 40,000 तो ऊपर है ना. ये तो इस तरीके से तो ये बेटर हुआ ना. तो इस तरीके से ट्राई टू कंसिडर ऑल दीज फैक्ट ऑल्सो. तो उसने कहा लगभग आधे से ज़्यादा लोग जो है इन 6 मिडिल इनकम कंट्रीज में से आते हैं. BCI बांग्लादेश से, जो कि है ऑब्वियसली वो करेक्ट है. Bangladesh, which is not growing. China and India, which is definitely growing. Nigeria, and of course it needs to grow. Pakistan, तो everybody know. Tanzania, obviously African countries is not growing. दूसरा उसने कहा अराउंड, इसी में बोला जिसमें से इन्हीं जो मल्टी डायमेंशनल लोग पुअर पीपल हैं, उसी में से जो चाइल्ड हैं, ये चिल्ड्रन हैं, दैट इज़ 27.8% है. ठीक है, 27.8%, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अडल्ट सिर्फ 13% है, 13.5% है. चिल्ड्रन 27.8% है और अडल्ट 13.5% है. तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने. 1.1 बिलियन, हाफ ऑफ दिस पॉपुलेशन जो है वो 6 मिडिल इनकम कंट्रीज. इसको शॉर्ट में याद रख लेना. BCI मैंने ऐसे याद किया था, BCI एंड NPT. ठीक है, वहाँ 6 मिडिल इनकम कंट्रीज से आती हैं. और चिल्ड्रन कितने हैं उसमें से? 27.8 और हाफ 13.1 अडल्ट है. बहुत सिंपल ये फैक्ट है. दूसरा, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स की. पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स में अगर आप देखो, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट शॉक्स इट क्रिएट. अब तक बोला कि 3 इंडिकेटर्स को इंपॉर्टेंट कंसिडर किया था कि देखो हेल्थ में है, एजुकेशन में, स्टैंडर्ड लिविंग में. लेकिन अब उसने कहा कि जो क्लाइमेट हैजार्ड है दैट इज ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल. वो और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दे रहा है पॉवर्टी को, गरीबी को. कैसे? तभी तो उसने बोला इट क्रिएट्स अ डबल बर्डन बिकॉज पॉवर्टी it drives exposure to the climate hazards. So these in turns reinforces and prolong poverty. वो गरीबी को और बढ़ा देते हैं. कैसे? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लो, बाढ़ आ जाती है कहीं पे सॉरी. सो इफ़ द पीपल आर ऑलरेडी लिविंग, अगर आप देखो इफ़ द पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग इन स्लम एरियाज और वहाँ पे बाढ़ आ जाए, तो सोचो एक तो प्रॉब्लम है, कितना बुरा हाल होगा उन लोगों का. एसेट्स वैसे भी नहीं है उन लोगों के पास. सो दैट इज़ अ डबल बर्डन ना. तो वो क्लाइमेट हैजार्ड, सो दिस विल एम्पलीफाई द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस देयर पॉवर्टी, है ना, और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. तो देखो ना, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड का अगर आप देखें, इसका फैक्ट मेंशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला इसने कहा नियरली 8 in 10 पीपल, कितने 1.1 मिलियन पीपल ग्लोबली मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं. तो उसने कहा उसमें से 887 मिलियन पीपल में से हर 8 में से 10 लोग जो है दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू क्लाइमेट हैजार्ड्स. कौन कौन से क्लाइमेट हैजार्ड्स? एक्सट्रीम हीट, फ्लडिंग, ड्रॉट, एयर पोल्यूशन. ये इन्होंने बोला है. जिसमें से नाउ दे आर सेइंग 309 मिलियन पुअर पीपल लिव इन, जिसमें से 309 मिलियन पीपल लोग उन जगहों पर रहते हैं विच आर ऑलरेडी एक्सपोजिंग टू 3 to 4 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हैजार्ड्स, जो ऑलरेडी 3 से 4 क्लाइमेट हैजार्ड फेस कर रहे हैं. 309 मिलियन पीपल, एंड जो ऑलरेडी गरीब है, एंड दे आर वाइल एक्सपीरियंसिंग एक्यूट मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी. मतलब एक तो वो ऑलरेडी गरीब है और 309 मिलियन लोग. फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है. वो ऑलरेडी 3 से 4 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हैजार्ड्स को फेस कर रहे हैं. तो उससे उनकी कंडीशन 3 गुना 4 गुना लेकर ट्रिपल और क्वाड्रुपल बर्डन बढ़ा देती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लिमिटेड एसेट्स हैं. एक तो वैसे ही उनके पास एसेट्स नहीं है, लिखा है ना यहाँ पे, ऑफन पोजेसिंग लिमिटेड एसेट्स नहीं है, एंड दे हैव नो एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम. येस, एट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती है, उनके पास ऑलरेडी एक्सेस नहीं है, क्योंकि स्लम एरियाज में उनको क्या पता है ना. सो दे ऑलरेडी हैव अ लिमिटेड एसेस, दे ऑलरेडी हैव दिस मिनिमल एक्सेस टू दी सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, या उनको पता ही नहीं कैसे वो उसको अप्रोच भी करेंगे. तो इससे क्या हो रहा है? इट इज़ एम्पलीफाइंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दीज शॉक्स. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसने बोला कि पूरे जितने भी क्लाइमेट हैजार्ड्स हैं उसमें से द मोस्ट वाइडस्प्रेड क्लाइमेट हैजार्ड्स विच इज़ अफेक्टिंग पुअर पीपल ग्लोबली, वो है हाई हीट एंड एयर पोल्यूशन. सबसे ज़्यादा जो लोगों को गरीबों को अफेक्ट कर रही है क्लाइमेट हैजार्ड, वो है हाई हीट, गर्मी, हीटिंग, जो कितने हैं 608 मिलियन, और एयर पोल्यूशन कितना है 577 मिलियन. और उसमें से देखो अफ्रीका में लाया ना सब और कौन से ग्लोबल हॉटस्पॉट कंसिडर किए क्लाइमेट उसके लिए? सब सहारन अफ्रीकन और साउथ एशिया, दे आर आइडेंटिफाइड एज ग्लोबल हॉटस्पॉट्स अकॉर्डिंग अकाउंटिंग सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन रीजन एंड दे आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट हैजार्ड्स. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फैक्ट है. कितने दो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैजार्ड्स विच इज़ अफेक्टिंग पुअर पीपल कौन से? हाई हीट एंड एयर पोल्यूशन है. कौन से 2 रीजन है? सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ एशिया.
ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया में, भारत में पॉवर्टी, हमारा इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली पॉवर्टी इन इंडिया वी हैव ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, वी हैव ड्रास्टिकली बहुत अच्छे से हमने इम्प्रूव किया है। अगर आप 2006 और 5 और 6 का डेटा कंसिडर करोगे तो उस समय पीपल इन इंडिया वर पुअर, दैट इज 55.1% है, ठीक है। लेकिन नाउ इन 2019 एंड 21 इट हैज जस्ट प्लमेटेड टू 16.4% हो चुका है वो, जो कि रफ, इसका मतलब रफली 414 मिलियन पीपल दे हैव लेफ्ट द पॉवर्टी, गरीबी से बाहर आ चुके हैं। गेट दिस, तो 55% से 16.4% में आना, जो कि कितना ड्रास्टिक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। नाउ रीचिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में आप देखिए तो इसका पूरा एमपीआई, ग्लोबल एमपीआई का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन सिंपली इसका ये है कि यस, कि हम पॉवर्टी को, इट इज़ नो लॉन्गर अ यूनि डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ इनकम डेफिशिएंसी, हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे पॉवर्टी को मेजर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सी द लाइन दे आर सेइंग, है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरलिंक्ड डिप्राइवेशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स का। यस, क्योंकि ये इंटर सी द लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स वेब, इन सबको मिला के एक हेल्थ का, एजुकेशन का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सबको मिला के जो पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन पॉवर्टी, उससे कंसिडर की जाती है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं होती। और अब तो इट इज़ फर्दर एग्रीगेटेड बाय क्लाइमेट वनरेबिलिटीज़, ठीक है। और अब तो क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो गया। तो बेसिकली अब 3 या 4 इस तो यू कैन मेंशन, जब आप लिखोगे आंसर तो आप ये लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट बाय दिस 2025 रिपोर्ट, नाउ इन फैक्ट क्लाइमेट इज हैजार्ड वनरेबिलिटीज इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ मेजर इंडिकेटर फॉर पॉवर्टी, इस दिस विल एनहांस योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा, और लेकिन ये पहली चीज़ लिखी कि सिर्फ ये इनकम रीज़न नहीं है, 3 और इंडिकेटर्स हैं, चौथा अब तो क्लाइमेट भी आ गया, ये कंक्लूजन हुआ। और एक कंक्लूजन इंडिया के बारे में कि जो इंडिया का जो इतना रिमार्केबल 55% से 16.4% पे पहुंचना, ये जो रिमार्केबल रिडक्शन है इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, वो दिखाता है हमारी जो भी हमने वेलफेयर स्कीम्स करी, है ना, जो भी वेलफेयर स्कीम, जो भी हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, लिखा है ना। सो इस लाइन को याद कर लीजिएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ अ टारगेटेड वेलफेयर इंटरवेंशन, जो भी हमने टारगेटेड वेलफेयर काम करने के लिए जो भी स्कीम्स लॉन्च करी, जिन लोगों के लिए काम किया, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो भी चीज़, ताकि गाँव में विमेन लोगों में, किसानों में, फार्मर्स, रूरल विमेन, हर किसी के पास, चाहे गिग वर्कर्स हो, लोकल वर्कर्स हो, हर किसी के लिए ग्रोथ हो, ठीक, तो हर जगह लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचे, फैसिलिटीज़ पहुँचे, उस हद तक चीज़ें वर्क किए, तो उसका एक ओवरऑल रिजल्ट ये दिखाता है, उसका इफेक्टिवनेस ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। और लास्ट में क्या मेंशन किया है, लेकिन नाउ दे हैव सेड हाउएवर सस्टेनिंग देयर प्रोग्रेस, तो इस प्रोग्रेस को सस्टेन करने के लिए डिमांड करती है ROD। व्हाट इज ROD? ROD इज रेजिलियंस ओरिएंटेड डेवलपमेंट। क्या होता है ये? इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू प्लान एंड क्रिएटिंग अ सिस्टम, एक ऐसा, इस प्लानिंग से, प्रॉपर प्लानिंग करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे सिटीज़, कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल, जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम दैट कैन जो अब्जॉर्ब कर सके, अडॉप्ट कर सके और रिकवरी भी कर सके फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, कोई भी शॉक, कोई भी स्ट्रेस, कुछ भी, चाहे वो क्लाइमेट इवेंट हो, चाहे वो पैंडमिक हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो, ठीक है, रेदर देन जस्ट रेजिस्टिंग या जो कोलैप्स करने के बजाय कोलैप्स कर जाए, ठीक है, वो उस चीज़ को अडाप्ट कर सके, उस जो बेसिकली कोई भी डायनेमिक चेंजेस अगर हो रहे हैं, ठीक है, और एनी का उस डायनेमिक अडेप्टेशन कर सके एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कर सके, इसलिए एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करना। इफ़ यू हैव सीन, तो अभी जो हमारा जो बजट, आप ये चीज़ें आप बजट एलोकेशन में देख पाओगे कि बजट एलोकेशन में जब एक्सपेंसेस जब एलोकेट किए जाते हैं, किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, तो आपको समझ आएगा डिफेंस में कितना पैसा जाता है, डिफेंस सेक्टर में, है ना, एजुकेशन में कितना जा रहा है, कितना फार्मर्स, तो आपको समझ आएगा कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम जो भी डायनेमिक चेंजेस हो उसको हम अडेप्ट कर सके। हेल्थ में जो पैंडेमिक आया था, कितना ज़्यादा एलोकेशन हुआ, बजट एलोकेशन, तो डिफेंस में अभी, तो वो आपको जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको समझ आएगा कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड दी ROD, रेजिलियंस ओरिएंटेड डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करें वेयर वी कैन अब्जॉर्ब, अडॉप्ट एंड रिकवर फ्रॉम ऑल एनी काइंड्स ऑफ शॉक्स, वेदर इट इज क्लाइमेट इवेंट्स, पैंडेमिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस। वी कैन हैव अ डायनेमिक अडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो सके हमारी, ठीक है, दैट इज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक हियर। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस,
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारा ग्लोबल MPI और नेशनल MPI का इट इज़ फिनिश. थैंक यू सो मच. प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक कि आपको कैसा लगा एंड प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram. राधे राधे. थैंक यू सो मच.